का इंस्पायरिंग वुमन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मेरे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। मैंने बहुत दिनों से ट्राई मैं कर रही थी कि मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट जुड़े जो किसी आर्मी ऑफिसर हो या फिर किसी भी फोर्स से रिलेटेड स्टोरी में कवर कर सकूं। ये मेरा एक बहुत फैसिनेट करता है मुझे, उनका करेज, उनकी लाइफ। तो आज कहीं ना कहीं आपको भी बहुत सारा करेज और बहुत सारी चीजें नई देखने को मिलेंगी। आज मेरे साथ है मेजर नुपुर गुप्ता जी, जिनकी लाइफ की जर्नी हम लोग आज कवर करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके की उनकी लाइफ रही है। बहुत ही बोल्ड डिसीजन मैम ने लिए हैं, बहुत ही फियरलेसली अपनी लाइफ को डिजाइन किया है, बिल्कुल अपने तरीके से। जो जिस दो जनरेशन में मैम ने अपने आप को ढाल लिया है, कहीं ना कहीं पहली जनरेशन और अभी की जनरेशन, जिसमें काफी सारा गैप हम देखने को मिलता है। पहली सोसाइटी का माइंडसेट और अभी कितने चेंजेस आए हैं, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल, हम लोग जो डेली लाइफ में फेस करते हैं और जिस विमेन एम्पावरमेंट की बात हम करते हैं, वो सारा कुछ आज मैम के ओपिनियन लेंगे। तो मैम, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। और शुक्रिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। ओके मैम, तो अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका बोर्न एंड बॉटअप कहाँ पर हुआ और अपब्रिंगिंग कैसी रही आपकी। देखिए, मैं दिल्ली में बॉर्न हुई थी और दिल्ली में ही अधिकतर पली बड़ी हूँ। मेरे पेरेंट्स की दो ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो हम हर 2-3 साल में एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते थे। तो बहुत सारे नए शहर देखने का मौका मिला, बहुत सारे नए लोगों से मिलने का मौका मिला, और शायद चेंज हमारे लिए एक कांस्टेंट चीज हो गई थी। जहां तक पालन पोषण की बात करें, तो मुझे लगता है कि मेरा बचपन थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे कि भाई एक जनरेशन में और अगली जनरेशन में कहीं ना कहीं जिस समय हम आए थे, उस समय एक ट्रेडिशनल वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लड़कियों की शिक्षा वगैरह पर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती थी। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि मेरा सरनेम जैसे गुप्ता है, मेरा मेडन नेम भी गुप्ता था। तो हम बनियों की कम्युनिटी से आते हैं, बिजनेस क्लास कम्युनिटी जिसे हम बोलते हैं। तो जी। इन कम्युनिटीज में लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, बट क्योंकि हमारे फादर सर्विस में थे, तो हमारी पढ़ाई और एजुकेशन अच्छे स्कूलों में हुई, अच्छे कॉलेजेस में हुई। पर वो जो सारा फोकस था पढ़ाई का, वो सिर्फ पढ़ाई पर था। और कहीं ना कहीं जानते हुए कि आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी लड़की के तौर पर, पढ़ाई का एक कारण ये भी था कि पढ़ाई के बाद आपको अच्छे लड़कों से शादी हो सके, जिसे हम कहेंगे अच्छे घर भर की प्राप्ति हो सके। सो क्योंकि हम्म। फादर सर्विस में थे, उन्होंने पढ़ाई लिखाई कराई, बट ओरिएंटेशन ये नहीं था कि लड़कियां अपना करियर चुने। हम्म। ओरिएंटेशन ये था कि आप अच्छे घरों में जाएं, अच्छी पत्नी बन सके, अच्छी माँ बन सके। सो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जहां पर हमें लगता था कि हम कुछ करना चाहते थे या कर सकते थे, शायद वो सपोर्ट मिलती, जो हम बचपन में नहीं कर पाए। पर आ, मेरे एक बड़ी सिस्टर है और एक छोटे ब्रदर हैं। तो बहुत जल्दी ये एहसास हो गया था, जब भी घर में लड़ाई होती थी, छोटे बच्चे हैं तो लड़ाई भी होगी, तो जब भी कोई लड़ाई होती थी तो एक डायलॉग हमने फेवरेटली सुना है, जिसमें ये होता था कि भाई वो बड़ी हैं उनको छोड़ दो, वो छोटे हैं उनको छोड़ दो। हमारी बात जी। कौन सुनेगा, वो वाला हम्म। मतलब हमारी बात सुनने या सुनाने के लिए भी हमें अपनी जगह बनानी पड़ी। और उस वजह से हमें ये समझ में आया कि शायद समाज में भी अगर कोई हमारी बात सुने, उसके लिए हमें थोड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और शायद वही ध्यान रखते हुए, उस समय इतनी समझ तो नहीं थी जिस बारे में हम आज बात कर रहे हैं, पर हाँ, अपने हिसाब से हमने बहुत कोशिश की कि हम हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके। जैसे को करिकुलर्स हुए, स्पोर्ट्स हुए, मैं अपने स्कूल की कैप्टन थी, फिर मैंने एनसीसी ज्वाइन किया, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमने की, जो हमें उन बच्चों के क्राउड में से एक अलग आइडेंटिटी दे सके। जी। तो चैलेंज था, पर यस, अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखा उस समय। ओके, तो अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन करना हो इन 3 वर्ड्स, इंडिविजुअली जो एक हम अपनी पर्सनैलिटी कैरी करते हैं, तो वो 3 वर्ड्स क्या होंगे आपकी पर्सनैलिटी के। अगर अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो 3 शब्द जो मैं देना चाहूंगी, वो पहला डिटर्मिनेशन।
हमने अगर कोई चीज शुरू की तो उसे पूरा करने की कोशिश की और पूरी लगन से की। दूसरी चीज, हम अनेक लोगों से मिले अलग अलग टाइम पर, तो उनकी बात सुनना, समझना, अपनी बात रखना, जिसको हम आम भाषा में आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम पर जानते हैं, हमने अपने अंदर वो स्किल डेवलप की कि हाँ, हम इमोशनली इंटेलिजेंट हों, लोगों की भावनाओं को समझ सके और अपनी भावनाएं समझा सके। और तीसरी चीज जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी थी, वो ये थी कि हमने दोनों ही चीजें, जैसे आपने कहा कि भाई पुराने जमाने की चीज और आज नए जमाने की चीज, तो वो जो ग्रोथ माइंडसेट जिसे हम कहते हैं, आगे बढ़ने का नजरिया, प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस होंगे, बट हमने वो आगे बढ़ने वाला रास्ता कभी नहीं छोड़ा, तो हमेशा एक चेंज माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट रखा। तो मैं उसे डिटर्मिनेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस और ग्रोथ माइंडसेट, ये 3 वर्ड्स में डिफाइन करना चाहूंगी। वेरी नाइस। ओके, मैं आपका नेचर के बारे में बात करना चाहूंगी कि बचपन में आप कैसी थी। लाइक कुछ लोग नोटी होते हैं, कुछ लोग रिबेलियस होते हैं, जिद्दी होते हैं कि नहीं ये करना है तो करना है, कुछ लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं, हम्बल होते हैं। तो हाउ वाज नूपुर इन चाइल्डहुड? बहुत बचपन की बात करूं तो मेरे पेरेंट्स का नजरिया, या जो उन्होंने मुझे बताया, कि मैं बहुत कमजोर थी और थोड़ा धूप में खड़ी होती थी तो बीमार पड़ जाती थी। अंदर बहुत गुस्सा था, दो मुझे ऐसा याद नहीं कि मैं कभी किसी के ऊपर चिल्लाई हूं या कुछ है, और अब बड़े होने के बाद भी नहीं, बट ये मेरे पेरेंट्स का वर्जन है। जो मेरा वर्जन है वो ये है कि शायद वो गुस्सा नहीं था, शायद वो एक जिसे कहते हैं ना, आप एक्सेप्ट नहीं करते, जो आप देख रहे हो आपको वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो आप उसमें एक बदलाव चाहते जी, हो। तो डिजायर मैं, जो अंदर होती है जी। हाँ, तो मैं हर चीज को करने से पहले, जैसे मुझे कुछ कहा गया, लेट्स से एक छोटी सी चीज है, लड़कियों को बोला जाता था आप प्यार से बोलो, तरीके से बैठो, बाहर ज्यादा मत जाओ। पुराने टाइम में एक सोच होती थी कि अच्छा भाई अंधेरा होने से पहले घर आ जाओ। तो अभी भी बहुत है। सारी छोटी छोटी जी। चीजें होती थी जो मुझे लगता था कि मैं उन पर एक क्वेश्चन करती थी, क्यों, या ऐसा क्यों नहीं। लाइक एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट है। मैं बहुत छोटी थी, शायद 3rd या 4th क्लास में मेरा सिलेक्शन हुआ था एक इंटर स्टेट डिबेट के लिए अपने स्कूल की तरफ से। और जी। उस समय हम हाशीमारा में थे, तो बहुत सारे स्कूलों के बच्चों का इंटर स्कूल कंपटीशन होने के बाद वो सिलेक्शन हुआ, और वो फिर इंटर स्टेट था। हमारे फादर ने हमें मना कर दिया कि आप वहां नहीं जाएंगी। अब एज अ 3-4 क्लास का स्टूडेंट, हमें ये समझ में नहीं आया कि हम उसे कैसे हैंडल करें। तो हम एक दिन प्रिंसिपल स्कूल में राउंड पर थे, उन्हें पता था कि कौन कौन बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो वो मिलने आए, तो हमने उनसे ये बात रखी कि सर ऐसी सिचुएशन है और हमारे पेरेंट हमें जाना नहीं देना चाह रहे हैं। मैं उन प्रिंसिपल सर की तारीफ करना चाहूंगी यहाँ पर। उन्होंने वो इनिशिएटिव लिया, हमारे फादर उस समय भूटान में पोस्टेड थे, तो वो वहां तक आए, हमारे घर तक हमारे फादर से मिले, और उन्होंने कहा कि हम, आपकी लड़की हमारी जिम्मेदारी, और वो मुझे उस डिबेट में लेकर गए। ये शायद पहला कदम था मेरे लिए, ये समझने के लिए कि अगर हम चाहें तो बहुत कुछ मैनेज हो सकता है, पर हमें कोशिश करनी पड़ेगी। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए जहां हम समाज के या परिवार के सोच के अगेंस्ट में गए, कई बार मनाकर गए, कई बार बिना उनकी मर्जी के गए, पर यस, हमने कोशिश हमेशा यही की कि हम अपने लिए एक जगह बना सके। एक और इंसिडेंट है जो मैं जरूर यहाँ जिक्र करना चाहूंगी इन सब के कारणों में, और वो सिचुएशन थी जब हम 10th और 11th में थे। तो पापा के एक फ्रेंड बैठकर बात कर रहे थे, आज जो आप मुझे देख रही हैं उससे मुझे अब बहुत फर्क पाएंगी जो मैं बचपन में थी। अपने घर की लड़कियों के हिसाब से मैं अगली डकलिंग थी। तो जी। तो उनका बट यू एक आर नॉट। कमेंट, ओके। देखिए कई बार होता है कि हम टाइम के साथ, चीजों के साथ बदलते हैं। मैं अपने आप में भी वो बदलाव महसूस करती हूँ, बट कुछ चीजें होती हैं जो हमें नेचुरली मिलती हैं। तो आपका स्किन का कलर कैसा है, आपकी शक्ल कैसी है, ये चीजें नेचुरल होती है जिन्हें कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे जो फादर के फ्रेंड थे और वो सब आपस में बैठकर बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि भाई आपकी बड़ी लड़की की शादी के लिए आपको परेशानी नहीं होगी, पर आपकी छोटी लड़की के लिए आपको बहुत जूते रगड़ने पड़ेंगे। हमें शायद वो बात चुभ गई, और
हाँ, मुझ में उस तरीके की स्किल्स नहीं थी जैसे आम लड़कियों में होती है कि खाना बना सको। बहुत अच्छा, बहुत पोलाइट नहीं थे हम उस समय, बहुत आउटस्पोकन थे। हम्म, तो हमें ये लगा कि शायद कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, को करिकुलर में नाम कमाना, पढ़ाई में नाम कमाना, स्पोर्ट्स में नाम कमाना, वो हमें वो इज्जत दे सके जो हमें एक आम लड़की के तौर पर शायद ना मिल सके। क्योंकि अभी भी हम्म, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाकर देख लीजिए, कोई भी एक बहू के लिए ये नहीं मांगता कि आपको पढ़ी लिखी सुंदर करियर वाली बहू चाहिए। एक हम्म, स्टैंडर्ड नॉर्म होता था, वो ये कहते हैं सुंदर सुशील घरेलू बहू। जी। और अगर आप यही चीज आज से 20-30 साल पहले देखें तो उस एनवायरमेंट में बहुत फर्क था। तो हमें ये हम्म, लगा कि शायद हमें अपनी पहचान बनानी है, तो हमें घरेलू ना होकर दूसरे तरीके वाली नूपुर हम बनेंगे तो शायद हम अपनी पहचान बना पाएंगे। तो ये जो फाइटर थी नुपुर, वो बचपन से ही थी? हाँ, शायद मैं जनरली आई कोट इन दिस वे दैट आई वाज अ रिबल विद अ पर्पस। मैं जनरली रिबल करती थी, बट जी। कहीं ना कहीं एक कारण होता था कि मैं क्यों कर रही हूँ। हम्म। ओके मैम। और अगर आपकी हॉबीज के बारे में बात करें कि किस तरीके के लाइक्स एंड डिसलाइक्स रहे हैं लाइफ मुझे खेलना बहुत पसंद था, और खेलती अभी भी हूं मैं, पर काफी गेम्स बीच में छूट गए। पर मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, खेलना बहुत पसंद है। और क्रिएटिव आर्ट्स, अगर जैसे आप पेंटिंग कह ले, पेंटिंग हर तरह की, ग्लास पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग, या इवन कोई परेशानी भी हो। कई बार ऐसा हुआ है कि लोग एक दायरे में रहकर फंस जाते हैं कि हाँ भाई इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो कई बार में? ऐसे सॉल्यूशंस, तो चीजों को क्रिएटिव नजरिए से देखने का शायद मेरा अप्रोच रहा है। एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स में मैं माउंटेनियरिंग कर चुकी हूँ, पैरासेलिंग, ग्लाइडिंग, पैरा जंप्स, वाइट वाटर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, बहुत सारे। और मैं ट्रेन पायलट भी थी एज अ स्टूडेंट पायलट। तो 1993 में मैंने अपना स्टूडेंट पायलट लाइसेंस पाया था। सो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि इनग्रेड थी, बचपन से ही थी। पर हाँ, मुझे घर के कामों का बिल्कुल शौक नहीं था। ओके, तो जैसे अभी आपने जिक्र किया कि 1993 में आप लेडी पायलट के लिए आप सिलेक्ट हुई थी, तो क्या फिर आपने वो जॉब कंटिन्यू करी? अ, थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी। मैंने 12th खत्म करने के बाद कॉलेज ज्वाइन किया, और कॉलेज में एयरविंग एनसीसी ज्वाइन किया। और वहां से हम्म, मैंने पायलट, एनसीसी के साथ साथ पायलट की शिक्षा ग्रहण की। हम्म, अ, जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी तब मेरे पास स्टूडेंट पायलट लाइसेंस था, और उसी की वजह से तभी तभी एयरफोर्स ने, या आई से पूरी डिफेंस सर्विसेज ने, विमेन एंट्री स्कीम शुरू की थी। सो हम्म, 93 में सेकेंड बैच ऑफ एयरफोर्स पायलट था जिसके लिए मैंने अप्लाई किया थ्रू एनसीसी। और ओके, देहरादून के एसएसबी के थ्रू होकर मेरा सिलेक्शन भी हुआ, और मैं मेडिकल पहुंचकर मेरे को एकेडमी ज्वाइन करना था। हम्म, लेकिन कुछ पारिवारिक परिवेश और कारणों के कारण मैं नहीं ज्वाइन कर पाई। आप उसे ये भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं बिजनेस कम्युनिटी से आती थी, तो लड़कियों का हम्म, अपना करियर होना, या उनकी अपनी हम्म, सोच होना, या उनका ऐसे करियर्स में जाना जहां लड़कियां सुनी ही नहीं। हम्म, डिफेंस अभी तक एक मेल डोमिनेटेड एनवायरनमेंट था। तो हमारे समाज में थोड़ी सी परेशानियां रही, जिसकी वजह से ये हुआ कि मैं उसमें नहीं ज्वाइन कर पाई। दो मुझे बहुत दुख है। शायद आज हम्म। की सिचुएशन बहुत फर्क होती अगर मैं ज्वाइन कर पाती, और शायद गुंजन सक्सेना की तरह मेरा भी नाम कहीं उस लिस्ट में होता। पर यस, मैं उस समय किन्हीं कारणों की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाई। लेकिन ये बहुत दुखद है, लाइक जब हम लोग बात करते हैं कि चलो हमें ये काम करना है, उसका एक प्रोसेस होता है, उसमें हम गो थ्रू करते हैं, काफी टाइम लगता है, घर वालों को मनाना है, सोसाइटी का माइंडसेट उससे भी फाइट करना है बीइंग अ गर्ल। लेकिन सिलेक्शन होने के बाद मना कर देना, आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज है कि आपने पूरा सब कुछ कर लिया, आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद भी लाइक चीजें उस मोड में नहीं गई कि नहीं आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो इससे माइंडसेट पता चलता है कहीं ना कहीं कि कितना एक लड़की को स्ट्रगल करना पड़ता है दोनों लेवल पे, एक सोसाइटी के लेवल पे, एक फैमिली लेवल पे। और कितना भी फाइट करें फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो मतलब आप जैसी फाइटर गर्ल, आप जैसी रिबेलियस पर्सनैलिटी भी कहीं ना कहीं अनेबल थी कि नहीं, कन्विंस नहीं कर पाई, और वो जॉब आपको छोड़नी पड़ी, नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी ड्रीम जॉब थी, नहीं?
बिल्कुल। जैसा मैं बता रही थी, जब मैं थर्ड फोर्थ क्लास में थी तो मैं एफओ स्कूल में पढ़ती थी और उसके बाद फिर केवी स्कूल में शिफ्ट किए। वो एफओ स्कूल था, वहां पर बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे जिनके पेरेंट्स पायलट थे। तो जब हम स्कूल से आते थे तो कई बार वो छोड़ने भी आते थे। स्कूल के बाहर एक एयरक्राफ्ट रहता था, तो शायद कहीं तभी से वो इमेज मेरे दिमाग में थी कि हाँ पायलट बनना है। और जहां तक रही समाज वाली बात जो आप कह रहे हैं, शायद बाहर वालों से लड़ना आसान होता है, पर अपने ही पेरेंट्स से या अपने ही फैमिली मेंबर्स से, जो एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं, उनसे लड़ना और उनके साथ डिबेट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी भी हमारे समाज में, मैं ये कहूंगी कि उन टाइम में और आज के टाइम में बहुत फर्क आया है। ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं है, पर अभी भी बहुत ऐसा है कि जब हम किसी लेडी को देखते हैं या जब हम किसी लड़की को देखते हैं, तो लड़की के ऊपर सारे परिवार को निभाने की, संभालने की दारोमदार रखा जाता है। और ये उम्मीद की जाती है कि भाई आप पहले अपना परिवार देखें और फिर अपनी नौकरी। आज भी हमारे समाज के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। बहुत सारी लेडीज जब जॉब जाती हैं तो वो घर के सारे काम निपटा कर जाती हैं, दो थोड़ी बहुत उन्हें छोटे छोटे कामों के लिए सपोर्ट मिलती है, या आजकल मेड्स और इस तरीके की फैसिलिटी हैं, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। और आज भी वो चीजें चेंज नहीं हुई है। बहुत चेंज हुए हैं पर अभी आई भी बहुत एग्री। चेंज नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक चैलेंज रहता है हर लड़की के लिए। और कहा भी कोई भी पेरेंट्स, चाहे वो किसी भी चीज के लिए है, वो पहले ये कहते हैं आप अपना घर देखिए, अपने बच्चे देखिए, अपना पति देखिए, और फिर आप अपने नौकरी को देखिए। जबकि यही करियर इज चीज, सेकेंडरी। हाँ जी, बट जब यही चीज लड़कों के लिए आती है तो वो लड़कों के लिए पहले उनका करियर काउंट किया जाता है। और कुछ टाइम पहले, अगर कुछ सालों पहले देखें, मैं मानती हूँ ऐसा गलत नहीं था, क्योंकि समाज में रोल्स डिवाइडेड थे। लड़की का काम घर देखना था और लड़के का काम पैसा कमा कर लाना था, पर आज ऐसा नहीं है। पर वो जो ड्यूअल जिम्मेदारी लड़कियों के ऊपर आई है वो अभी भी चल रही है। वैसी ही जिम्मेदारी हम लड़कों के ऊपर नहीं डालते हैं। जैसे आपने अभी जिक्र किया था कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, आज की तारीख में हर कोई बात कर रहा है लड़की पढ़ाओ, लड़कियों को बाहर भेजो, उन्हें सशक्त बनाओ। बट क्या मैं एक टीनेजर बच्चे की मदर हूं और लड़का है मेरे पास, और मेरा सवाल ये सभी से होगा, क्या हम अपने लड़कों को भी उसी तरह एम्पावर कर रहे हैं उस बदले हुए समाज को हैंडल करने के लिए? हम लड़कियों को तो एम्पावर कर रहे हैं, समाज में चेंज आएगा, पर क्या वो पारिवारिक जिम्मेदारियां लेने के लिए, क्या उस माहौल को हैंडल करने के लिए, या वो घर जिसके अंदर दोनों लड़का और लड़की दोनों नौकरी कर रहे होंगे, क्या ऐसे समाज को हैंडल करने के लिए हम लड़कों को तैयार कर रहे हैं? सो इट ये इज बहुत अबाउट जरूरी है। एम्पावरमेंट। इट इज नॉट अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट और मेन एम्पावरमेंट, बोथ हैव टू बी एम्पावर्ड। सो मेरे को ऐसा लगता है कि भी दोनों की जरूरत है कि वो बराबरी से इस चेंज को अडेप्ट करें। एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जी। जी मैम। ओके, तो उसके बाद फिर आपने आर्मी ज्वाइन किया, तो ये जो स्ट्रगल रहा एज अ पायलट ना ज्वाइन करना और उसके बाद फिर आर्मी के लिए ट्राई करना, तो क्या उसके लिए फिर घर वालों से वापस से फाइट करनी पड़ी या फिर सब कुछ नॉर्मली हो गया, वो एग्री हो गए कि नहीं चलो हमने एक जॉब के लिए मना कर दिया तो दूसरी बार आप कर सकते हो, तो उसका कैसा रहा फिर सिनारियो? जी। देखिए, मेरे माता पिताजी चाहते थे कि मैं आगे पढूं और पढ़ाई में अच्छा कर भी रही थी मैं। तो मैंने सीए की पढ़ाई शुरू की। दो उस समय मेरे को बहुत खुशी नहीं हुई कि मैं एयरफोर्स नहीं ज्वाइन कर पाई, बट फिर मैंने 3 साल सीए की पढ़ाई की और उस फील्ड में भी बहुत अच्छा कर रही थी। मुझे बहुत बाहर के ऑडिट्स, इंडिपेंडेंट ऑडिट संभालने का मौका मिला, जबकि कुल 2 ढाई साल ही हुए थे करने के लिए। परिवार का सपोर्ट तो नहीं कहूंगी, पर हाँ, शायद फर्क इस चीज का आया कि पहले मैं 19 साल की थी और अब मैं 21-22 साल की थी, कमाने लग गई थी, इंडिपेंडेंट थी, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली जो नौकरियां करते थे, और उस समय उन लड़कियों से मिली जिन्होंने अपना करियर बनाया। दो मेरे सीए के भी सारे फ्रेंड्स को ये मालूम था कि मतलब जैसे आम बातचीत होती है ना दोस्तों में, तो एक वो बातचीत होती थी, तो वो कहते थे यहाँ सीए क्यों कर रही है? तो हमारा जवाब ये होता था कि भाई मम्मी पापा चाहते हैं कि हम सीए करें इसलिए हम यहाँ आए, पर हमारा गोल ये नहीं है, हम किसी ना किसी दिन कहीं और होंगे, और जिस दिन भी जहां होंगे वहां उस दिन हम यूनिफॉर्म में मिलेंगे।
तो वो वाह। एक माइंड था जो शायद चेंज नहीं हुआ था उन 3 सालों में भी। और हम्म, यहाँ मैं अपने एनसीसी के बटालियन कमांडर का जिक्र करना चाहूंगी, कर्नल सिहाग थे उस समय, और वो हम्म, आर्मी के बटालियन के कमांडर थे, जबकि हम एयरविंग के स्टूडेंट थे। उनसे हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस थे। और जब ये आर्मी का ऑफर निकला कि एनसीसी के थ्रू वो आर्मी में लेडीज को लेना चाहते हैं, तब उन्होंने हमसे कनेक्ट किया, उन्होंने हमें मैसेज भेजा, और सारी जो कार्रवाई है वो उन्हीं के थ्रू हुई। और जब हम्म, हमारा सिलेक्शन हुआ, तब भी परिवार वाले बहुत खुश नहीं थे, पर हाँ, टाइम के और बदलते सोच के साथ शायद उन्होंने उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। हाउएवर एक हम्म, चैलेंज था कि भाई तुम ऐसे फील्ड में जा रही हो तो इसकी सारी जिम्मेदारी आपको खुद संभालनी पड़ेगी। ये निर्णय हम्म, आपका है, तो आगे अगर परेशानियां आए तो आप उन्हें खुद संभालिएगा। उस हम्म। कमिटमेंट के साथ हम उस फील्ड में गए। लाइक हम सपोर्ट मना नहीं कर रहे हैं तो सपोर्ट तो नहीं करेंगे कि आप जो कर रहे हो वो लाइक आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। देखिए, मैं उनको भी गलत नहीं ठहराऊंगी, वो अपने हम्म, एक्सपोजर के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो जैसा सोच रहे थे, उस समय की सामाजिक सोच ही ऐसी थी। और हम्म, मैं ये कहूंगी कि बहुत सारी लड़कियां उस समय जो इस फील्ड में आई, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे हम्म, मतलब करीब 100-150 लड़कियां एक साल के दरमियान, फ्रॉम 93 टू 97, जब हमने फाइनली ज्वाइन किया आर्मी, उस हम्म, दौरान में आर्मी के अंदर आई, तो 100-200 लड़कियां, आप सोचिए पूरी इंडिया से कुल मिलाकर 100-200 लड़कियां पूरे फौज में हम्म, आई थी। तो वो हर लड़की जो फौज में आई, जो अपने हम्म, घर को, अपने समाज को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो उस चेंज का प्रतीक थी। चाहे वो गिनती में 100-200 थी, पर वो उस चेंज का प्रतीक थी कि हाँ, समाज बदलेगा, और हम वो हम्म। कदम उठा रहे हैं उस समाज को बदलने की। आपके हौसले को हेड्स ऑफ करना चाहूंगी मैं कि दोनों तरीके से स्ट्रगल करना इज अ बिग थिंग, इज अ वेरी वेरी बिग थिंग के पारिवारिक रूप से भी अपने आप को उतना मजबूत रखना कि नहीं मुझे ओवरकम करना है, इन चीजों से डील करना है। और उसमें तो मेहनत लगती ही है ऑफकोर्स। जब हम किसी भी नई जॉब के लिए रेडी करते हैं अपने आप को, तो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, बट जो एक ट्रू फाइटर स्पिरिट होते हैं वो बिल्कुल आप में है। और ऑफकोर्स आपको आर्मी में ही होना चाहिए, वही आई थिंक आपकी बिल्कुल आपको सूट करता है वो जो जिस तरीके की हाँ आपकी जी। पर्सनैलिटी है। ओके मैम, तो उस वक्त का उस टाइम का क्या एक प्रोसेस था आर्मी ज्वाइन करने का, अगर आप शेयर करें। देखिए, उस टाइम से आज के टाइम में बहुत बदलाव आ गया है, तो मैं उस टाइम के जिक्र करने की जगह आज के टाइम के बदलाव की बात करूंगी। बहुत सारी इन लास्ट 2 इयर्स के अंदर तो बहुत ही ज्यादा चेंजेस आए हैं, जो हम शायद उस समय उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। तो पहले शुरुआत करते हैं कि भाई, पहले लेडीज की एंट्री ग्रेजुएशन के बाद होती थी, और वो भी ओटीए के थ्रू। ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जो चेन्नई में है। तो ओके। जितनी भी लड़कियां या फौज के अंदर आती थी, वो ओटीए के थ्रू आती थी। हाउएवर इन 2 सालों में बहुत सारे चेंज हुए, और उसमें सबसे बड़ा चेंज हुआ कि लड़कियों की भर्ती 12वीं के बाद एनडीए के थ्रू भी शुरू हो गई है। एनडीए इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़गवासला, पूना। उसी की चेंज को ध्यान में रखते हुए जितने भी सैनिक स्कूल थे और आरआईएमसी, ये दोनों फीडर स्कूल्स कहलाते हैं, जहां से बच्चे अधिकतर एनडीए का कंपटीशन देते हैं। तो इनमें भी पहले ये सिर्फ लड़कों के लिए होते थे, आज उसमें ये बदलाव आया है। एनडीए पूरा ही लड़कों के लिए था, सैनिक स्कूल और आरआईएमसी भी पूरा लड़कों के लिए था। पर अब पिछले 2 सालों में ये चेंज आने के बाद, इस साल से पहले बैचेस एनडीए में और सैनिक स्कूल और आरआईएमसी में लड़कियों के पहले बैचेस जा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा चेंज है, आई से समाज का ही नहीं, देश का सबसे बड़ा चेंज है कि हम लड़कियों को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, जिसे हम इक्वल अपॉर्चुनिटी के नाम से जानते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि लड़कियां भी फौज के अंदर आए। हाउएवर, ग्रेजुएशन कर कर अगर आप 12th के टाइम पर श्योर नहीं है कि आपको किस फील्ड में जाना है, तो आप ग्रेजुएशन कर कर यूपीएससी के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम देकर ओटीए में भी जा सकते हैं। और यही प्रक्रिया एयरफोर्स और नेवी के लिए भी लागू होती है। दो एयरफोर्स और नेवी की ट्रेनिंग एकेडमीज अलग अलग जगह हैं। ओके मैम, तो
ज्वाइन कर लिया आपने, पूरा प्रोसेस हो गया, उसके बाद जो ट्रेनिंग का एक पार्ट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें काफी सारे लोग तो हार्ड ट्रेनिंग की वजह से छोड़ भी देते हैं कि नहीं ये बहुत मुश्किल है, नहीं करना है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस तरीके की ट्रेनिंग आपको मिली और कितने टाइम के लिए मिली? देखिए, लड़कियों की ट्रेनिंग आज की तारीख में 1 साल की होती है और हमें भी सेम ट्रेनिंग मिली, बस टाइम फर्क था। उस समय 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी, पर क्योंकि अब सबको एक बराबर प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है, इसलिए ओटीए में अब 1 साल की ट्रेनिंग हो गई है। एनडीए के अंदर 4 साल की ट्रेनिंग होती है और आईएमए के अंदर 18 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस एकेडमी में जाते हैं, एनडीए से पास आउट, क्योंकि एनडीए ट्राई सर्विसेज एकेडमी है, इसलिए एनडीए से पास आउट करने के बाद आप आईएमए में जाते हैं। ट्रेनिंग में पर से कोई फर्क नहीं होता, वहां पर 3 तरीके की चीजें सिखाई जाती है। पहली चीज आपकी फिजिकल फिटनेस की हम बात करें, दौड़ना, भागना, उछल कूद, रस्सी चढ़ना, पुशअप्स, पुलअप और इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज जो हमारे करिकुलम में है। तो उससे एक व्यक्ति को, मैं व्यक्ति इसलिए कहूंगी चाहे वो लड़का हो या लड़का हो, लड़की हो, दोनों को ही फिजिकली फिटनेस की जरूरत है। तो एक मिनिमम लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस जो रिक्वायर्ड होती है, वो पहले टेस्ट भी होती है जब आप एसएसबी के थ्रू जाते हैं किसी भी ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, और सेम आपको वहां पर तैयार भी किया जाता है। सेकंड होती है जो जिसे हम फौजी पढ़ाई कहते हैं, फौज के बारे में पढ़ाई। जो एकेडमिक्स जैसे आप बाहर पढ़कर आते हैं, ऐसे ही कुछ चीजें फौज की पढ़ाई है, जिसके अंदर आप टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर आप सड़कों के, आकाश के, मैप्स के, इनके बारे में पढ़ते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है फौज की, उनके बारे में पढ़ते हैं। आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सो बेसिकली अलग अलग तरीके की पढ़ाई, टेलीफोन और इक्विपमेंट कैसा होता है, क्या मशीन होती है, कैसी गन्स होती है, कैसे वेपन्स होते हैं, उन सब की पढ़ाई आपको कराई जाती है। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है, वो यहाँ पर है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं और मेंटली कितने अलर्ट हैं। बिकॉज कई जगह पर एज अ लीडर, आर्मी का हर ऑफिसर अपने आप में एक लीडर होता है। तो आपको किसी भी कंटिंजेंट सिचुएशन में जब एक्शन लेना पड़ेगा, तो आप किस तरीके से निर्णय लेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे, देखिए इससे बेहतर कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता कि आप अपनी टीम को गोली खाने के लिए तैयार करें। और हर व्यक्ति जो फौज में आता है, वो इस चीज के लिए तैयार होकर आता है कि मुझे किसी ना किसी दिन अपने देश के लिए अपनी जान देनी पड़ सकती है। तो एक वो जज्बा होता है, बट उस जज्बे के साथ तैयारी होती है। तो वो पूरी तैयारी प्लानिंग कराते एक होती है हैं जी। कि भाई आप उस चीज या उस सिचुएशन के लिए तैयार हो। तो 3 तरीके की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग अपने आप में हार्ड होती है। जो बात आप कह रहे थे वो बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हो, और बहुत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोड़कर चले जाते हैं, उन परिस्थितियों को कोप अप नहीं कर पाते या उन चैलेंजेस को कोप अप नहीं कर पाते। मेरे केस में शायद मुझे पता था कि मैं ये चाहती थी। आसान होगा ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था, पर हाँ मेरे लिए ये था कि मुझे प्रूव करना है, और किसी और को प्रूव नहीं करना था, मुझे अपने आप को प्रूव करना था कि क्या मैं इस काबिल हूं, क्या मैं अफसर बनने लायक, और क्या मैं इसे पूरा कर सकती हूँ। तो यस, चैलेंजिंग था, टफ था। कई कई दिन ऐसे होते थे जहां सोने को नहीं मिलता था, रात को नींद पूरी नहीं होती थी, खाना नहीं हम पूरा खा पाते थे। इसलिए नहीं कि फौज दे नहीं रही, बट इसलिए कि ट्रेनिंग के दौरान ऐसी सिचुएशंस आती हैं। पर आई फील ट्रेनिंग वाज यस टफ एंड चैलेंजिंग। एंड कोई भी लड़की या लड़का जो फौज में जाने का सोच रहा है, उसे मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा टफ होने के लिए। और सारे ही पैरामीटर्स पर, चाहे वो इमोशनल पैरामीटर है, चाहे वो फिजिकल पैरामीटर है, चाहे वो मेंटल पैरामीटर है, इन तीनों ही चीज में उसे स्ट्रांग होना पड़ेगा। जी, तभी वो सोचना उनको चाहिए कि हमें आर्मी में जाना है या नहीं जाना है। जी। ओके मैम। सो यू गो थ्रू विद द हार्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड अपने आप को तैयार किया आपने इंडिया को सर्व करने के लिए। देन यू सर्व्ड इंडिया ओवर द डेकेड। तो 10 साल का जो एक्सपीरियंस रहा आपका आर्मी में, उसके किस्से हम लोग जरूर जानना चाहेंगे कि उस 10 साल की सर्विस में आपका क्या वो एक बेस्ट पार्ट था जो आपको हमेशा याद रहता है, और क्या वो चैलेंजेस थे, वो जरूर हम सुनना चाहेंगे मैम आपसे।
देखिए हम लोग मतलब मैं अपनी बात करूंगी, मुझसे पहले भी बहुत लेडी ऑफिसर्स आए थे, बट जो मेरा बैच था पर्टिकुलरली, अब मैं इंजीनियर, कोर ऑफ इंजीनियर से हूँ, तो जो मेरा बैच था पर्टिकुलरली, हमने इस बात की रिक्वेस्ट की थी कि भाई लेडीज को रेजिमेंट में भेजा जाए। उससे पहले तक लेडीज रेजिमेंट में नहीं जाती थी। तो कमांडेंट से बात हुई, जो एकेडमी के कमांडेंट थे, फिर आई थिंक ईएनसी से बात हुई, और ये निर्णय लिया गया कि अगर हम कॉम्बैट ट्रेनिंग करेंगे और कॉम्बैट ट्रेनिंग के बाद अगर हम कोई यूनिट में भेजा जाएगा और अगर हमारा बैच सफल हुआ तो आगे आने वाली जो लड़कियां हैं उनको यूनिट्स में भेजा जाएगा। सो जिसे आप एक टेस्ट केस की तरह समझ सकते हैं कि हमसे कहा गया कि अगर आप ठीक निकल जाएंगे उस पीरियड से तो हम बाकी लड़कियों को भेजेंगे। और अभी भी आज की तारीख में एक यूनिट में एक टाइम पर एक लड़की होती है। सो आप इमेजिन कीजिए 800 से 900 जवान, 23 से 24 ऑफिसर्स और उनके बीच में एक लड़की एज एन ऑफिसर। ऑफिसर्स की, जवानों की वाइफ्स होती हैं, फैमिलीज होती हैं, वो एक अलग चीज है, बट एज एन ऑफिसर आप एक अकेले होते हो। तो यस, चैलेंजिंग था। इनिशियली जब हम गए तब बहुत लड़कियां नहीं होती थी, और ऑल ओवर इंडिया में कुल आप लगा लीजिए 100 लड़कियां हैं, तो हर यूनिट या हर शहर में एक लड़की होती होगी, और लेडी ऑफिसर जिसे हम कहेंगे। तो सबके लिए चैलेंजिंग था, टीदिंग इश्यूज थे। कई जगहों पर ऐसे भी इश्यूज आए कि हमारे साथ वाले जो ऑफिसर्स थे या हमारे से जो सीनियर ऑफिसर्स थे, हमें एक ऑफिसर के तौर पर ना देखकर हमें एक अपनी बेटी के तौर पर देखते थे। उन्होंने बहुत प्यार दिया, अफेक्शन दिया, बहुत अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं वो प्यार और वो अफेक्शन हमें एक बेटी के तौर पर दिया। हमें एक बराबर का कलीग समझना या हमें एक बराबर का ऑफिसर समझना, उसमें एक एक्सेप्टेंस में टाइम लगा। और माहौल में, काम देने में, जिम्मेदारी देने में, हमें उस इतना ही सीरियसली लेने में या हमें उतना ही काबिल समझने में, ऐसी कई जगहों पर बहुत सारी चैलेंजेस आए थे। तो बहुत वैसे फौज एक बड़ी डिटरमेंट सी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी डिसिप्लिन सी ऑर्गेनाइजेशन है। सो हमारे लिए काम करना उतना मुश्किल नहीं था। लीडरशिप आसान थी, जो सिखाया गया वही काम हमें करना है, तो उसमें इतनी ज्यादा परेशानी नहीं आई, बारिंग दो स्मॉल टीदिंग इश्यूज। बट मेजर टास्क थे, जैसे ब्रिज बनाना है, माइन ले करना है, तो वहां पर जैसे कहते हैं ना, हमें इंडिपेंडेंट जिम्मेदारियां नहीं दी गई शुरू शुरू में, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें ठीक होती गई। जो लोग हमारे साथ ट्रेन किए हुए थे या जिन लोगों ने लड़कियों को काम करते हुए देखा था एज एन ऑफिसर, धीरे धीरे वो बदलाव आता गया और आज की तारीख में लड़कियां फॉरवर्ड एरिया से लेकर सब जगह पर पोस्टेड हैं। तो पर से मैं, ऐसा मुझे कोई बहुत किस्सा याद नहीं कि जो मुझे बहुत आ, ऐसा लगा हो कि हाँ भी नहीं, हम उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। पर yes, otherwise army was a good place to work, lot of things to learn, lot of people to interact with, lot of traveling, lot of adventure that I got through, and जो भी आज मैं हूँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि जो भी हमें फौज ने सिखाया उसकी वजह से आज मैं जहां हूँ। सो बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ करने का मौका मिला। कुछ मेजर टास्क थे, जैसे मैंने गवर्नमेंट के लिए करोड़ों, मैं एक टाइम पर प्रोक्योरमेंट ऑफिसर थी, तो बहुत कुछ मैंने इस्टेब्लिशमेंट्स को लुक आफ्टर किया। एक जगह पर गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी, तो ऑल इंडिया लेवल पर रिक्रूटमेंट्स करवाई हैं, यूनिट्स के अंदर एक्साइज वगैरह में शामिल रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनमें हमें सीखने और करने का मौका मिला। बट यस, पर से मैं उसे चैलेंज नहीं कहूंगी, हमें उस चीज के लिए तैयार किया जाता है और हमने वो ट्रेनिंग के बाद कार्रवाई की। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। लेकिन स्ट्रगल जो बचपन से किया है एक फाइट करने का, वो यहाँ भी कंटिन्यू रहा, यहाँ भी वो चीजें खत्म नहीं हुई, यहाँ भी कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना पड़ा कि नहीं हमें भी इस चीज में इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि चलो वो क्रॉस कर लिया आपने कि मुझे आर्मी में जाना है, सोसाइटी से कहीं ना कहीं फाइट किया, पारिवारिक रूप से जो हम लोग करते हैं अपने आप को स्टैंड करने के लिए इमोशनल लेवल पर, वो ओवरकम कर लिया। उसके बाद आर्मी में जाने के बाद भी कहीं ना कहीं आपकी फाइट कंटिन्यू रही। तो बहुत हिम्मत है आप में और इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए। ओके मैम, तो जब आपने फौज ज्वाइन करी उसके बाद आपने 10 साल इंडिया को सर्व किया है, तो इन 10 सालों में आपकी पारिवारिक लाइफ कैसी रही, उस साइड के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि
फौज में जब एक लड़की रहती है तो कहीं ना कहीं वो घर पे तो कितना ही टाइम निकाल पाएगी कि उसको घर पे जाके अपने परिवार को देख ले या फिर बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करे। और इन लॉज का क्या रिएक्शन था, किस तरीके के का नेचर था परिवार का, इन लॉज का, तो उस पहलू पर भी हम लोग थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इनफैक्ट जब आप चैलेंजेस की बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में बैकग्राउंड में ये क्वेश्चन चल रहा था कि भाई कर रहा था कि शायद चैलेंज हमारे प्रोफेशनल करियर के ही नहीं होते, बट चैलेंजेस हमारे पर्सनल लाइफ के भी होते हैं। और एक इंडियन लड़की के लिए वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि नौकरी के साथ आप अपना घर कैसे संभालेंगे। एंड यहाँ मैं ये जरूर बताना चाहूंगी, स्पेशली जो लड़कियां सोच रही हैं कि हमें फौज में जाना है, फौज की नौकरी 24/7 होती है और 365 डेज। So invariably your commitment to the organization is 24/7 365। एंड उस केस में आप फैमिली के लिए सोचें या फैमिली के बारे में टाइम निकाल पाए, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। कुछ चीजें जो यहाँ पर मैं वापस लेना चाहूंगी, जैसे पहली चीज, हम जब फौज में आ गए थे तो हमारे पेरेंट्स का सिर्फ एम ये था कि भाई अब आप शादी कर लीजिए। उनको मेरा करियर कहाँ है, मेरी पोस्टिंग कहाँ है, मेरे को क्या चैलेंजेस हो रहे हैं, वो नहीं था। एंड हम पर्सनली शादी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें पता था कि जैसे ही हम किसी की बहू बन जाएंगे तो हमसे एक्सपेक्टेशन फर्क हो जाएंगी, तो हमें वो घर के सारे काम करने पड़ेंगे, बच्चों को देखना पड़ेगा, प्रेगनेंसी होगी एंड ऑल दोस थिंग्स। वी न्यू दैट कमिटमेंट आई कैन नॉट गिव। सो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि क्या आप शादी के रिश्ते में बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, शादी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, या तो आप मत कीजिए, पर अगर आप कर रहे हो तो आपको अपना परिवार, अपना घर, अपना पति, अपने बच्चे, अपने सास ससुर जैसे आपने पूछा, उनको भी आपको देखना पड़ेगा। तो मेरे लिए यस, वो बहुत चैलेंजिंग था। एंड एक स्टेज ये आई कि हमारे फादर ने हमसे पूछा कि अच्छा भाई तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, तो हमने कहा हमें कोई भी चलेगा, फौजी होना चाहिए। तो उनकी पसंद थी कि जैसे एक रेस्ट्रिक्शन होती है आम फैमिलीज में कि भी सेम कम्युनिटी का हो या कुछ हो, तो हमने कहा भाई आप ढूंढ लीजिए, फौज में बनिए, कम मिलते हैं लड़के। तो हमने कहा आप ढूंढ लीजिए, जिस दिन आप कहेंगे कि भाई इस लड़के से शादी करनी है, उस दिन हम आ जाएंगे और हम बैठ जाएंगे शादी के लिए। सो इनवेरिएबली वो बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं थी, बिकॉज हम उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। और जितने भी काफी लड़कों से जैसे बात हुई, कुछ सिचुएशन ऐसी भी आई जहां अधिकतर लड़कों ने बोला कि भाई आप फौज छोड़ दीजिए तो हम आपसे शादी करेंगे। सो उनको ये मंजूर नहीं था कि भाई लड़की हमारे बराबर की हो, पढ़ी लिखी हो वहां तक मंजूर है, पर लड़की का अपना करियर हो, पर वो घर को टाइम ना दे पाए, बच्चों को टाइम ना दे पाए। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो अपनी सोच में गलत है, पर शायद हमारी सोच और उनकी सोच मैच नहीं कर रही थी। तो ऐसे केस में हमें वो डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं भाई, हमारे में और आपके में मैच नहीं बैठेगा, और इसलिए हम ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। शादी के बाद यस, चैलेंजेस आते हैं। हम लकी थे, मेरी अरेंज मैरिज हुई है, और बकायदा जैसे न्यूज़पेपर से देखने दिखाने के बाद शादी होती है। पर मुझे ऐसा लगता है अरेंज मैरिज एक जुआ है। कल को किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा निकलेगा, इन लॉज कैसे निकलेंगे, उनकी सपोर्ट कैसी होगी या नहीं होगी, इसके बारे में आप आज की तारीख में कोई गारंटी नहीं ले सकते। कई ऐसे भी किस्से हमने खुद अपने दोस्तों में देखे हैं जहां सामने सामने दिखाया गया बहुत अच्छे हैं, पर लोग ऐसे नहीं निकले। मैं लकी थी, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, मेरे इन लॉज बहुत सपोर्टिव हैं। एंड शायद मुझे उतनी परेशानियां शादी के बाद पर से नहीं हुई, इन लॉज को या हस्बैंड को लेकर। पर हाँ, फैमिली की वजह से चैलेंजेस जरूर आए। जैसे शादी के काफी साल तक भी मैं और मेरे हस्बैंड अलग अलग स्टेशन में पोस्टेड थे। तो वो कहीं और स्टेशन, वो भी आर्मी ऑफिसर हैं, तो वो कहीं और पोस्टेड थे, मैं कहीं और पोस्टेड थी। अगर आपको याद हो, जब पराक्रम हुआ था तो उस समय मैं कैरी कर रही थी, तो हमें यूनिट सारी आगे बढ़ गई थी फॉरवर्ड एरिया में। तो हमें आई एम थैंकफुल टू यूनिट के भी, यूनिट ने हमें पीछे रियर में छोड़ा। पर उस वजह से कई बार हमें ड्यूटी पर या 24 घंटे ड्यूटी पर रहना पड़ता था, क्योंकि हम रियर में पीछे संभाल रहे थे सब कुछ। इवन जैसे उस समय सबकी लीव कैंसिल हो गई थी, तो मेरे बेटे को कुल 40 दिन हुए थे जब मैं ड्यूटी पर लौट कर आई। तो उस हालत में ऐसे रिमोट एरियाज में सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है,
तो बच्चे को अकेला पालना, किसी मजबूरीवश बोथ माय पेरेंट्स वेदर माय इन-लॉज और माय पेरेंट्स कुड कम, तो मैं अकेली थी। तो 40 दिन के बच्चे को लेकर मैं ड्यूटी पर वापस पहुंच गई लीव कैंसिल के बाद, एंड वहां पर वो सारी कार्रवाई जो बच्चे को भी देखने की थी वो की। कई दिन ऐसे गुजरे, हम तो ड्यूटी जाकर वापस आ जाएंगे रात को कमरे में, मेड को भी छुट्टी के लिए भेजना पड़ेगा या रात को सोने भेजना पड़ेगा, एंड उस स्टेट में आप एज अ मदर ये डिसीजन नहीं ले सकते कि मेरा बच्चा जगा हुआ है मैं सो जाऊं। तो कई बार ऐसा हुआ कि कई रातें जगकर गुजारी साथ साथ। कई बार ड्यूटी पर मैं अपने बच्चे को साथ में लेकर गई, बिकॉज मेरे पास कोई जरिया नहीं था कि मैं बच्चे को कहाँ छोड़कर जाऊं। तो वो चैलेंजेस आते हैं और वो सभी के साथ आते हैं। मैं जनरली एक सेंटेंस बोलती हूँ अधिकतर लोगों को कि आदमियों के पास अपने घर की देखभाल के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए वाइफ्स होती है, पर लड़कियों के पास कोई वाइफ्स नहीं होती। आप ही वाइफ हो, आप ही नौकरी करने वाली हो। तो वो एक यस चैलेंज था। काफी सारे चैलेंज ऐसे थे जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, पर वो बहुत लेंथी हो जाएगा। पर यस, किसी भी लड़की के लिए प्रोफेशनली और पर्सनल लाइव्स को संभालना एक चैलेंज होता है। तो आप अगर सर्विसेज में कई बार मतलब एक इंसिडेंट ऐसा भी था कि मेरे बच्चे को DIL डिक्लेयर किया गया था, जिसको हम DIL होता है डेंजरसली इल हेल्थ, और बच्चा जिसे कहते हैं मौत की कगार पर होता है। एक दिन ऐसा भी था कि मैं सुबह 6 बजे अपने बच्चे को अपनी गाड़ी में लेकर एक जगह से आर्मी के बड़े हॉस्पिटल में लेकर आई, और 1 महीना हमने वहां स्ट्रगल किया। और मुझे उस जगह पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, मैं ये नहीं कहूंगी कि फौज कोई सपोर्ट नहीं करती, जो भी मैं आज हूँ वो फौज की सपोर्ट की वजह से हूँ, बट एक सिचुएशन ऐसी भी थी कि जहां मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं थी। और वो 1 महीना मैं उस टेंशन में गुजरी जब मेरा बच्चा DIL में था और मेरे हस्बैंड वैली में पोस्टेड थे। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो हम जिंदगी भर याद रखते हैं कि हाँ भाई, वो दौर था और गुजर गया, पर आसान नहीं था। ओके, तो एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाहिए इसमें। जो ये वाली जो सिचुएशन है, जब बच्चे वाली सिचुएशन आ जाती है बीइंग अ मदर, तो अपने जॉब को मैनेज करना, बच्चे को मैनेज करना, और वो भी उस कंडीशन में जब उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो क्या वो एक इमोशनली जो स्टेटस होता है हमारे माइंड का, क्या मतलब उसकी हालत होती है, वो बस आई थिंक एक लड़की समझ सकती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत मुश्किल रहा होगा वो दौर, ऑफ कोर्स आई नो दैट। और सिंगल हैंडेडली उसको मैनेज करना तो बहुत बड़ी बात है। जी मैम। तो उसके बाद फिर 10 साल के बाद क्या वो एक टाइम आया जब आपको लगा कि नहीं, अब मुझे आर्मी छोड़ देनी चाहिए या फिर रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और अपनी लाइफ को एक दूसरी भूमिका में आगे की लाइफ को डिजाइन करना है एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर? देखिए, आज भी अगर आज कोई मुझसे पूछे कि क्या फौज छोड़ना चाहती थी, तो नहीं। गिवन अ चॉइस मैं कभी फौज नहीं छोड़ना चाहती थी, और आज भी कोई मुझे वापस लेने को तैयार हो तो मैं वापस जाने को तैयार हूँ। पर यस, कई बार ओके। आप इतने इंस्पायरिंग है। हु इज योर इंस्पिरेशन इन योर लाइफ? और जाने से पहले आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, किसी एक का नाम लेना यस मेरे लिए मुश्किल होगा ये कहने के लिए कि हाँ भाई मैं किस व्यक्ति से इंस्पायर्ड थी। मैं हर उस व्यक्ति से इंस्पायर्ड थी जिसने मुझे अच्छे एक्सपीरियंसेस दिए, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। पर जिंदगी में शायद अच्छे एक्सपीरियंसेस के साथ बहुत जरूरी है ऐसे लोगों को मिलना जो आपको ये सिखाते हैं कि क्या नहीं करना है। तो अच्छे लोग आपको ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर मेरे को मौका मिला किरण बेदी जी से मिलने का। उनकी एक फाउंडेशन थी जिसके लिए मैं काम करती थी, तो वहां पर मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इट वाज अ रिहैबिलिटेशन सेंटर इन एसोसिएशन विद द जेल अथॉरिटीज इन दिल्ली। सो वहां मुझे काम करने का मौका मिला। सो बहुत सारे लोग मेरे लिए ऐसे हैं जिन्हें मैं अपना रोल मॉडल कहना चाहूंगी। पर सबसे पहला रोल मॉडल हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके अपने परिवार के सदस्य होते हैं। एंड फादर इज जनरली अ फादर फिगर और अ रोल मॉडल विच अ चाइल्ड लुक्स अप टू। सो आपकी इमेज ऑफ लाइफ
वो बनती है जो आप अपने पेरेंट्स में दिखते हैं या आप अपने फैमिली मेंबर्स में दिखते हैं। तो आज यस अगर मैं कहूँ तो मैं अपने हस्बैंड को उस तौर में देखती हूँ कि इस पूरी जर्नी में वो एक मेरे लिए बहुत बड़े रोल मॉडल रहे, और उन्होंने बहुत ऐसी जगहों पर सपोर्ट किया जहां मुझे, कई बार क्या होता है ना, हम वो कहते हैं नो, जब आपको आंसर सुनने को मिले तो वो गेट बंद करने का तरीका होता है। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है शायद मेरे पेरेंट्स ने इतनी स्ट्रांगली या मेरी समाज ने इतनी स्ट्रांगली अपोज नहीं किया होता, तो मेरे अंदर आज वो जो डिटर्मिनेशन है कुछ कर दिखाने की, वो नहीं होती। तो जितना स्ट्रांग उनका वो नो था, उतनी स्ट्रांग मेरी डिटर्मिनेशन होती जा रही थी कि नहीं, मुझे प्रूव करना है। सो शायद आज उस समय हो सकता है मैं एक बच्चे के तौर पर उनसे लड़ी भी हूँ, बहुत कुछ कहा सुनी भी हुई हो, पर यस आज मैं उनको वो क्रेडिट देना चाहूंगी कि इनडायरेक्टली वो मेरा एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम थे, कि उन्होंने अंदर मेरे अंदर वो जज्बा जायज रहने दिया कि हाँ भाई मैं कुछ कर सकता। तो बहुत बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी में इन्फ्लुएंस किया, और मैं उन सभी को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आज मैं जहां भी हूँ उन सब की वजह से हूँ। मेरे टीचर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, सभी लोग उसमें शामिल हैं। मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं कॉलेज में बच्चों को पढ़ाती हूँ, एमबीए के बच्चों को। तो हर अलग अलग शहर के अलग अलग बच्चे जो इसको सुनेंगे या जिन्होंने मेरे साथ कुछ समय गुजारा है, मैं उन सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सभी से मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला टाइम के रहते। मैसेज की बात अगर हम करें तो मैं जनरली 5 मंत्रा जिसे हम कहते हैं, 5 मंत्रा के तौर पर कहूंगी। पहली चीज, अपने आप में कोई ऐसी स्किल डेवलप करें कि कोई या तो आपको पैसे देने को तैयार हो या आप उस काम को कर कर खुश हो। सो यस, अर्न मनी, बट रिमेम्बर पैसा सब कुछ नहीं है। जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पैसे से बहुत जरूरी है, बट पैसा आपकी जिंदगी की बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर देता है जो बेसिक नेसेसिटीज होते हैं। तो यस, लर्न हाउ टू अर्न मनी, पहली चीज। दूसरी चीज, अपना ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ट्रैवल करना, नॉलेज हासिल करना, ये आपकी सोच को चेंज करता है। तो जितना आप ज्ञान बढ़ाएंगे, जितना आप चीजों को पढ़ेंगे, देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, ये आपके विजडम को चेंज करता है। तीसरी चीज, अपने अंदर कोई ऐसी खूबी जनरेट कीजिए जिसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का है, सो जितनी भी मैकेनिकल चीजें हैं वो सारी चीजें बदल जाएंगी, उनको करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी। जबकि क्रिएटिव जो एक पेंटिंग है वो एक पेंटर बना सकता है, कंप्यूटर सिर्फ उतनी ही पेंटिंग बना पाएगा जितना उसको सिखाया जाएगा या उसके अंदर फीड किया जाएगा। सो कोई ऐसी क्रिएटिव स्किल अपने अंदर शामिल कीजिए कि जो आपको संतुष्टि दे और आपके अंदर वो यूनिक हो, जिसकी वजह से आप लाइफ लॉन्ग चलते रहे। चौथी चीज, एक हॉबी को जरूर परस्यू कीजिए अपने करियर के अलावा। सो जितना टाइम आप अपनी नौकरी को देते हैं, जितना टाइम आप अपने करियर को देते हैं, उसके साथ साथ कुछ टाइम अपनी शांति के लिए, अपनी हॉबीज के लिए और अपनी फैमिली के लिए जरूर रखिए। ऐसा नहीं कीजिए कि आपके दिन में से जो टाइम बचा हुआ फैमिली को दे, नहीं, आपकी फैमिली के लिए वो टाइम निकाल कर रखिए और पूरी एनर्जी के साथ, बिकॉज कोई आपका सारे दिन वेट कर रहा है कि आप घर आएंगे और उनके साथ बदलाव जरूरी है। चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। सो अगर आप नहीं बदलेंगे, जिंदगी नहीं रुकने वाली, लोग आपको पीछे छोड़ेंगे और वो चले जाएंगे। सो आपको टाइम के साथ बदलना बहुत जरूरी है और उस बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए और साथ में चलने की कोशिश कीजिए उस बदलाव की, तो शायद जिंदगी आसान हो जाएगी। इन 5 मंत्रास को आई फील किसी भी व्यक्ति को अगर अपने जीवन में अपनाना है तो जिंदगी जीना, और जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं जिंदगी कट रही है, जिंदगी हमें काटनी नहीं है, हमें जिंदगी अपने जीने से तरीके से जीनी है, और वो जीने के लिए शायद ये मंत्र काफी काम आएंगे। जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने इतने क्लियर तरीके से इतने खूबसूरत मैसेज दिए हैं जो किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं, किसी को भी इंस्पायर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बस यही कहना चाहूंगी कि एक आपकी पर्सनैलिटी को, अगर जब भी कोई ये इंटरव्यू देख रहा होगा, आपकी पर्सनैलिटी को और आपकी पूरी लाइफ की जर्नी को जो अभी तक आपकी रही है, उसको कोई भी लड़की देखकर अपने आप को उसमें देख सकती है।
कि आप अकेले नहीं थे जो उन सारी चीजों से, उन सारे सोसाइटी के माइंड सेट से लड़ रहे थे। हर लड़की कहीं ना कहीं अपने लेवल पे वो फाइट करती रहती है। कुछ लोग गिव अप कर देते हैं और कुछ लोग आपकी तरह, जिनसे हमें मिलने का मौका मिलता है, यहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन आसान नहीं है सफर। एक इतनी लंबी लिस्ट हमारे पास है जिसमें हम लोग टिक करते रहते हैं। हमें अच्छा कुक बनना है, हमें अच्छे मदर बनना है, हमें अच्छी वाइफ बनना है, हमें अच्छा करियर चुनना है। बट वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। मैं मानती हूँ कि बीइंग अ गर्ल हम लोग, मुझे लगता है ऐसा पर्सनली कि लड़कियां थोड़ी ज्यादा कैपेबल होती हैं, मेंटली ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, इसलिए वो इतनी सारी चीजें बैलेंस कर लेती हैं। वो फैमिली को भी समझा लेती हैं और कहीं ना कहीं उनका जो एक काइंड नेचर होता है। कभी कोई लड़की मैंने नहीं देखा कि अपने परिवार में उसने लड़ाई से किसी चीज को सुलझाने की कोशिश करी हो। उसको लगता है सबको साथ लेके चलना है, प्यार से सारी चीजें हो जाएं और उसके बाद हम अपने सपनों को पूरा करें। हम उनका सपोर्ट चाहते हैं एक्चुअली। तो बहुत ही क्लियरली एक शीशे की तरह साफ कर दिया है आपने आज चीजों को, और जितने पैरामीटर्स में हम लोग जीते हैं, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आई थिंक सबको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा और सबको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी कि किस तरीके की लाइफ लड़कियों की होती है और किस तरीके से उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच मैम के अपनी लाइफ की जर्नी आज आपने हमारे साथ शेयर करी। और बीइंग अ फाइटर जो आपकी पूरी लाइफ की जर्नी रही, आप हमेशा ऐसे ही रहिए। करेजियस जिसको कहते हैं, वो आई थिंक एक बेस्ट सूटेड वर्ड आपके लिए मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी। यू आर ए करेजियस वुमन। थैंक यू। ओके, तो इसी के साथ आज मिस्टर नुपुर जी से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही इंस्पिरेशन स्टोरीज के साथ, ऐसे ही रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ, जो आपको लाइफ का सही मायने में आपका मार्गदर्शन कर सके, आपको सही तरीके से बता सके कि लाइफ इज नॉट अ केक वॉक। हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होते हैं और हमें अपनी लड़ाइयां अपने तरीके से लड़नी पड़ती हैं। तो इसी के साथ आज मैम से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।